प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव के पहले सीना ठोक ठोक कर कहा था, एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अब की बार 400 पार। अब की बार लेकिन 2024 के चुनाव परिणाम ने यह बता दिया कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। नीतीश और नायडू के सहारे भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है और अब उसके सामने सबसे बड़ा इम्तिहान बनकर के राज्यों के विधानसभा चुनाव आ गए हैं, जिनमें सबसे आगे है हरियाणा, जम्मू कश्मीर और फिर सिलसिलेवार महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड, बिहार। अगले चंद महीनों में इन राज्यों की तस्वीर बदलने वाली है। क्या हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के राजनीति में अपने हारे हुए मनोबल का परिचय दे दिया? क्या किसान आंदोलन, महिला पहलवानों का आंदोलन और अब कांग्रेस पार्टी का मजबूत होता किला बीजेपी को हरियाणा में ध्वस्त करने का इंतजार कर रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होने के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़कर दिल्ली ही नहीं, हरियाणा में भी बीजेपी को गहरा नुकसान पहुंचाने की रणनीति बना रहे हैं? क्या महाराष्ट्र इंतजार कर रहा है कि उनके दो बड़े दलों को पार्टी तोड़ करके जिस तरह अपमानित किया, उसका बदला महाराष्ट्र लेगा? क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ने इसका बानगी लोकसभा चुनाव में पेश कर दी थी। जम्मू कश्मीर चुनाव में जो माहौल दिख रहा है वह भी बीजेपी के खिलाफ है। झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री को बीजेपी का जेल में डालना भारी पड़ने वाला है और नीतीश कुमार क्या अब अपनी जमीन खो रहे हैं, जिसे वापस तलाशने के लिए तेजस्वी यादव जनसंवाद के लिए बिहार में निकल चुके हैं। इन पांचों राज्यों पर नजर रखनी जरूरी है। आज की वीडियो में सिलसिलेवार जरा इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फोकस करेंगे हरियाणा पर, क्योंकि हरियाणा से जो परिस्थिति बनेगी वो बाकी राज्यों पर असर डालेगी। तो कहानी यह है कि पिछले दिनों हरियाणा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो मंडल कमीशन याद आ रहा था, आरक्षण याद आ रहा था। इसका मतलब यह कि क्या हरियाणा में माहौल विपरीत हो गया है? तो अगर बीजेपी हरियाणा का किला नहीं बचा पाएगी तो महाराष्ट्र कैसे बचा पाएगी? दिल्ली में मुश्किल होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री किसी और को बना के दिल्ली घूमने लगे तो चेहरा बीजेपी के पास न तो हरियाणा में है और न दिल्ली में है। आज भी हरियाणा बीजेपी को नहीं पता कि वहां का मुख्यमंत्री कौन है बीजेपी की तरफ से। खट्टर का चेहरा पुराना पड़ रहा था तो उसे हटाने की कोशिश की गई और चुने हुए मुख्यमंत्री को दिल्ली में आपने जेल में डाला, झारखंड में आपने जेल में डाला, अब बिहार में आपने गठबंधन तोड़ करके नीतीश कुमार को अपने में मिलाया। महाराष्ट्र में दो दो पार्टियां तोड़ दी। तो ये आज समझना है बहुत जरूरी है कि इन राज्यों में पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ माहौल बना है। अगर ये माहौल इसी दिशा में जारी रहा, कोई ईवीएम, कोई पीछे का खेल, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, तो आने वाले चंद महीने भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बड़े विपरीत आने वाले हैं। लेकिन अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी चुनाव हारती है तो अगले राज्यों पर, जैसे झारखंड में वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करना, झारखंड के ऊपर हमलावर होना, चंपई सोरेन को शामिल कराना, पार्टी तोड़ना, ये सारी परिस्थितियां उस दिशा में जाएंगी कि झारखंड में बीजेपी के लिए एक ठीक ठाक चुनौती भरा माहौल होगा। ऐसे में अगर वो महाराष्ट्र और हरियाणा बीजेपी हारती है तो उसका असर झारखंड पर भी होगा, उसका असर बिहार पर भी होगा। और दिल्ली के लिए थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बाहर आ जाने से परिस्थिति बदल गई है। तो इसलिए इन राज्यों पर पैनी नजर रखनी होगी कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है। हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझ में आई कि उसके लिए मुश्किल बढ़ रही है। 9.5 साल जिस मनोहर लाल खट्टर को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए रखा, उनको हटाया चुनाव से ठीक 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने,
और मनोहर लाल खट्टर को हटाकर सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। क्या इस बात को हरियाणा के लोग इस रूप में नहीं लेंगे कि आप एक, जैसे एक मैं हरियाणा के व्यक्ति को सुन रहा था, तो उसने एक लोक बिंब रचा, जैसे अंडरवियर बदलने से लूज मोशन ठीक नहीं होता। अब उसका एक तरीका है, हरियाणा के लोगों का अपना एक तरीका है किसी बात के कहने का। चेहरा बदल देने से बीमारी ठीक नहीं होती। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में बनी हुई है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने कम करने की कोशिश के तहत मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, ताकि जो बीजेपी के खिलाफ माहौल बना है वो मनोहर लाल खट्टर के बदल देने पर हट जाएगा, और मनोहर लाल खट्टर का हटाया जाना बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। जैसे यही कोशिश उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के यहां की, लेकिन उनको वहां चुनाव जीतने के बाद हटाया गया। गुजरात में भी ऐसे मुख्यमंत्री बदले गए थे, कर्नाटक में भी ऐसे मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदला था, उत्तराखंड में बीजेपी ने बदला था। एक राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां बदलना चाह रहे हैं, बदल नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 33 सीटों पर रह गई। कहां 70, कहां 65, 70, 75 सीटें बीजेपी, और कहां 33 में रह गई। और इसका ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ना चाह रही थी, लेकिन ऐसा योगी आदित्यनाथ का तिलिस्म है कि बीजेपी उसे नहीं भेद पाई, या कुछ और वजह है। लेकिन हरियाणा में उसने मनोहर लाल खट्टर को तुरंत हटा दिया, मंत्रिमंडल बदल दिया, और तमाम तरह के लोग वहां पर सक्रिय हो गए। और बीजेपी अब बदले हुए परिस्थितियों में टिकट वितरण के जरिए उन किसान जाट वोटरों और गैर जाट ओबीसी को भी साधने की कोशिश कर रही है, दलितों को भी वो साधने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस ने क्या किया कि कुमारी शैलजा का नाम भी आगे कर दिया। 3 चेहरे कांग्रेस की तरफ से हैं। एक तो हुड्डा का चेहरा परंपरागत रूप से चला आ रहा है, दूसरा राहुल गांधी के बड़े करीबी माने जाते हैं रणदीप सुरजेवाला, और फिर कुमारी शैलजा जो दलित समाज से आती है, बड़ी नेता है, पुरानी नेता है, तो वो भी एक कुछ वोट खींचेंगी। लेकिन दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी का अभय चौटाला की पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है, और आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद ने उप मुख्यमंत्री रहे चौटाला के साथ गठबंधन कर लिया है, और दीपेंद्र चौटाला वो बीजेपी से अलग भी हो चुके हैं। तो दलित वोट डिवाइड होने की स्थिति में अगर जाता है, तो बसपा ये आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस में डिवाइड होगा और बीजेपी से छिटकेगा। और वहां के लोकल समीकरण ये बताते हैं कि उसकी बड़े हिस्से में कांग्रेस को फायदा होने जा रहा है। रही बात किसान समुदाय यानी ओबीसी समुदाय की, किसान आंदोलन का सबसे गहरा असर जिन 2 राज्यों पर रहा, उनमें भी पंजाब और हरियाणा ही प्रमुख है। पंजाब में बीजेपी कहीं है नहीं, सुपड़ा साफ है, और यहां पर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो अब लगातार विपक्ष कोशिश कर रहा है कि उस किसान विरोधी छवि को हरियाणा में बीजेपी के साथ एकदम जो चिपकी हुई है, उसे और मजबूत कर दिया जाए। तो हरियाणा में पूरे देश को पता है कि कैसे, और आज भी आपको याद होना चाहिए कि केवल 2021 का किसान आंदोलन, 22 का किसान आंदोलन वो वाला मामला नहीं है। हरियाणा में फिर से किसान सड़कों पर बैठे हैं, सड़क जाम है, दिल्ली आने वाली हरियाणा की तरफ से सड़क बंद है आधी, और अभी भी किसान वहां बैठे हुए हैं, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे भी बैठे हुए हैं। तो उसके बाद जितना अपमान किसानों का हुआ, जितना अत्याचार किसानों पर हुआ, कीलें लगा दी, पानी की बौछार चलाई, केस मुकदमे कर दिए, इतना प्रताड़ित कर दिया, अपमानित किया, हरियाणा उसको भूला नहीं है, और वो बीजेपी के खिलाफ इस बार जाने के लिए पूरी तरह मन बनाए हुए है। जो रही सही कसर थी वो महिला पहलवान आंदोलन ने पूरी कर दी। दिल्ली की सड़कों पर उन्हें घसीटा दिल्ली पुलिस ने, सरकार और सरकार के समर्थित लोगों ने उनका अपमान किया, उनको बहुत अपमानित किया, और पेरिस ओलंपिक तक गई उसमें से, जैसे विनेश फोगाट,
तो विनेश फोगाट 100 ग्राम वजन ज्यादा रहने से फाइनल नहीं खेल पाई और बिना पदक के लौट आई। अंदर खाने पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा है कि यह साजिश हुई है, सामान्य बात नहीं है। उस विनेश फोगाट ने किस तरीके से चंद घंटों के भीतर दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को हरा करके फाइनल में जगह बनाई थी, और अचानक 100 ग्राम वजन ज्यादा होने का बात आती है सामने, उसे फाइनल नहीं खेलने दिया जाता है। वो जब लौटती है, पूरे एयरपोर्ट पर स्वागत होता है, जुलूस निकलता है, हरियाणा के लोग हजारों की तादाद में उस जुलूस में शामिल होकर उसे अपनी बेटी मान लेते हैं, और मौका देखकर कांग्रेस उसे उन्हें टिकट दे देती है। और अभी जो जुलाना से प्रचार चल रहा है विनेश फोगाट का, वो केवल जुलाना नहीं हराएगा बीजेपी को। हरियाणा पर नजर रखने वाले लोगों का यह कहना है कि इसका असर महिलाओं में, जाटों में बहुत गहरा हुआ है, किसान तबके में हुआ है। महिलाएं तो एकदम इस बात से बिल्कुल कन्विंस दिख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अन्याय किया इन बेटियों के साथ, तो उनकी बेटी हमारी बेटी, ये एक समीकरण बीजेपी के खिलाफ वहां बनता दिख रहा है। तो पहला समीकरण वहां की लीडरशिप, तो खट्टर को हटाने से कोई दूसरी लीडरशिप आई वो प्रभावी नहीं है। उस लीडरशिप के कमजोर होने से, मनोहर लाल खट्टर के हटाए जाने से जो निराशा का माहौल बीजेपी की लीडरशिप में आया है, वो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। दूसरा, किसान आंदोलन। तीसरा, महिला पहलवानों का आंदोलन। चौथा, कांग्रेस का मजबूत होना। अभी लोकसभा चुनाव हुए, 5 सीटों पर कांग्रेस जीती, 5 सीटों पर बीजेपी जीती है। और बीजेपी ने उस पूरे हरियाणा को या तो सांप्रदायिकता की राजनीति की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की, जिसमें आप गौर करेंगे कि नूह का दंगा और उसके बाद से लेकर के मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल था, गौ रक्षा के नाम पर जितने अन्याय अत्याचार हुए हैं, इन सब से पूरे हरियाणा को एक कम्युनल जोन में भरने की कोशिश की गई। उस कम्युनल चीज का फायदा उठाने की बार बार कोशिश की गई, लेकिन हरियाणा की ग्राउंड रियलिटी यह है कि किसान चेतना सामान्य वर्ग तक पहुंची हुई है, और किसान चेतना बीजेपी के खिलाफ है, और उसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला और उसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। इन परिस्थितियों के बाद आखिरी बात आती है, अब उन 5 राज्यों को जरा जोड़ें। अरविंद केजरीवाल को आप गिरफ्तार करते हैं, भले ही बीजेपी के सामने विपक्ष का इंडिया अलायंस एकजुट नहीं हो पाया, वहां पर समर्थन नहीं मिल पाया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया। उस गठबंधन न हो पाने के चलते तमाम तरह की मुश्किलें आई, और उन मुश्किलों के बीच में अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर आते हैं, घोषणा कर देते हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब अगर कोई मुख्यमंत्री बन गए तो उसका फायदा केवल वो दिल्ली के चुनाव में नहीं उठाएंगे, वो हरियाणा जाएंगे। और अंदर खाने इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल हरियाणा अगर घूम गए कायदे से, तो बीजेपी के बड़े वोट बैंक में, हालांकि वो वोट बैंक सबका होगा जिस पर कोशिश करेंगे, क्योंकि 19 के चुनाव में हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कोशिश की थी, लेकिन वह कोशिश उन्हें कामयाब होती नहीं दिखी, और उस कोशिश के बाद इस बार की परिस्थिति बदली हुई है। गठबंधन नहीं होने की परिस्थिति में अगर वो कुछ वोट बीजेपी का कमजोर कर पाए, तो क्या अरविंद केजरीवाल हरियाणा में बीजेपी का गेम बिगाड़ सकते हैं? क्या मायावती, चंद्रशेखर ये जब वहां गए हैं चुनाव लड़ने, तो वो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि इनमें से एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी को वोट दिए हुए है। इन परिस्थितियों के चलते हरियाणा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। और अगर बीजेपी, जिसके ठीक ठाक आसार दिख रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी बुरी तरह हारती हुई दिख रही है, बुरी तरह बीजेपी हारती हुई दिख रही है, और उसके ठोस बुनियादी आधार मैंने एक एक करके गिना दिए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए विपरीत माहौल बना हुआ है। महाराष्ट्र तो इंतजार करता हुआ लग रहा है कि आपने पार्टियां तोड़ी, आप पीछे से राजनीति करके, घोटाला करके
हमारी पार्टी तोड़ दिए, हमारे नेताओं को अपमानित किया। महाराष्ट्र जैसे लगा इंतजार कर रहा है, शायद झारखंड भी इंतजार कर रहा है कि उसके आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ आपने इतना अपमान किया। इसलिए आप याद करिए, हरियाणा में जाके नरेंद्र मोदी मंडल कमीशन को याद कर रहे हैं, आरक्षण विरोधी घोषित कर रहे हैं कांग्रेस को। वो कास्ट पॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं। झारखंड में गए तो झारखंड में जाकर के वहां के आदिवासी कल्चर को कान में बाली लगा करके ये कह रहे हैं कि आदिवासी कल्चर से मेरा प्रेम है। और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी हसदेव का जंगल कटने से नहीं रोका। आदिवासी जितने आंदोलन कर रहे हैं जल जंगल जमीन पर, उन पर बीजेपी एफआईआर कर रही है, जेल में डाल रही है। और छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, झारखंड में तो उससे ज्यादा हो रहा है। वहां के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया और जो जिनको मुख्यमंत्री बना उनको तोड़ करके बीजेपी मिला लिया। तो छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में बाकायदे इस बात का इंतजार हो रहा है। और बिहार में तेजस्वी यादव जन संवाद के लिए पूरे बिहार में घूमने निकल चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार चुप है। बिहार में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो क्या अगले चंद महीनों में होने वाले चुनाव केवल विधानसभा की राजनीति को बदलेंगे या दिल्ली की कुर्सी तक उसका असर होगा? और जो परिस्थितियां फिलहाल बनती दिख रही हैं कि दिल्ली की कुर्सी भी बहुत महफूज नहीं दिख रही है। आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिए, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलूंगा मैं अपने किसी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।